क्या आपको याद है दोस्तों, बचपन में जब हम अपनी प्रैक्टिकल की फाइल लिखते थे, चाहे वह विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो या आर्ट्स की जो है ज्योग्राफी का हो। अगर कोई बच्चा पहले प्रैक्टिकल की फाइल लिख लेता था, तो उसकी कॉपी जो है सभी लोग मांगते थे और उसी को कॉपी करते थे, क्योंकि सभी का टॉपिक एक ही था। क्या उसी प्रकार से हमारा संविधान भी हूबहू कॉपी किया गया है? बहुत सारे लोग उसको उधार का थैला बोलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये प्रश्न जो है संविधान सभा में भी पूछा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो, और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन भी उन्होंने किया। तो उनसे पूछा गया कि हम जो है यह दूसरे देशों से उधार क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया था दोस्तों, कि अगर कार का आविष्कार हो चुका है, तो क्या हम फिर से पहिए के आविष्कार पर काम करेंगे या कार के आविष्कार में जो और इनोवेशन लाने हैं वो हम करेंगे? तो उनका एकदम सटीक उदाहरण जो हमारे संविधान के स्रोत हैं उन पर बैठता है दोस्तों। दोस्तों, ये संविधान बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आजादी के 20वीं सदी की शुरुआत में भारत ब्रिटिश शासन आजादी के लिए जो तरस रही हमारी मातृभूमि थी, जैसे जैसे आजादी के लिए संघर्ष तेज हुआ, विविध पृष्ठभूमि के नेता एक ऐसे संविधान के साथ नए भारत की कल्पना करने के लिए एक साथ आए जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखे और अपने नागरिकों को अधिकार दे और अधिकारों की रक्षा भी करे। हमें उस समय एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे अपने उत्साह पर आता गया। महात्मा गांधी जी जैसे एक बड़े नेतृत्व ने एक विकेंद्रीकृत और समावेशी प्रणाली की वकालत की थी, जो कि जनता को सशक्त बनाएगी। उनका स्वराज या स्वशासन का सिद्धांत जनता के बीच गूंजता रहा, जिसने भविष्य में संविधान में लोकतांत्रिक नींव भी रखी, जिसको हम लोग पंचायती राज के रूप में देखते हैं दोस्तों। उसी समय वाकपटु करिश्माई नेता, हमारे युवा तुर्क बोले जाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रेरणा थी वो भारत से बाहर सीमाओं से परे देखने में थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो संसदीय प्रणाली थी उसकी प्रशंसा की और माना कि एक ऐसा ही मॉडल भारत में भी आ सकता है जो प्रतिनिधि शासन को सुनिश्चित करेगा और सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। यही से शुरुआत होती है दोस्तों हमारे अन्य संविधान के अध्ययन की। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के अपने इरादे की घोषणा की। इसने संविधान सभा के गठन को प्रेरित किया, जिसे देश के संविधान का मसौदा तैयार करना यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। विभिन्न क्षेत्रों और विचारधाराओं के प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा संविधान सभा उत्साह और समर्पण के साथ अपना काम शुरू की। जैसे जैसे वे संविधान के ढांचे में गहराई से उतरे, उन्हें प्रेरणा के लिए विभिन्न देशों के ओर देखना ही पड़ा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो उदाहरण दिए थे, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से उनके मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता न्याय के सिद्धांतों को लिया। साथ ही संघीय ढांचे के विचार को संविधान में अपना स्थान मिला, जो कि आंशिक रूप से कनाडाई मॉडल है हमारा। आयरिश संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय की वकालत करते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की। हमने वाइमर से, जर्मनी से क्या लिया कि हम जो है संविधान संशोधन हमने कहीं और से लिया। तो इस तरीके से इसके अलावा सभा ने भारत के अपने बड़े इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली। उन्होंने संवैधानिक ढांचे में सहिष्णुता, समावेशिता सिद्धांतों को वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा नारा था उसके सार को शामिल करते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जो संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। वर्षों की गहन बहस विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया। यह एक उत्कृष्ट कृति थी जिसमें स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्षों का सार था और वहीं विविध आबादी की आकांक्षाओं को भी इसमें दर्शाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए भारतीय संविधान ने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, आदर्श आदि को स्थापित करते हुए विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए संविधान ने एक राष्ट्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और इसकी विविधता को सम्मान करते हुए
राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने और उसकी प्रगति को लक्ष्य रखने के लिए हमारे पास एक दूरदर्शी संविधान ऐसा बनाकर दिया जिसमें संशोधन की भी वैसी ही गुंजाइश है। हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही रिजिड है, और दोनों भी है, ठीक है ना। तो संविधान के पीछे दूरदर्शी थे हमारे। इतने बड़े दस्तावेज को तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। एक एक महज शुरुआत थी संविधान बनाना। संविधान, भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक ऐसा डिजाइन है जिसके बदले हम समय समय के साथ उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार संशोधन होते जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग इन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक पर जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी टॉपिक होंगे। मैं पॉलिटी की क्लासेज आपके प्लस पर भी लूंगा और यहाँ पर यूट्यूब चैनल आपके अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर रेगुलर मेरी क्लासेज आते रहेंगी। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने बताया कि हम किसी भी तर्कों के द्वारा जो है यह नहीं कहेंगे कि हमारा संविधान उधार का थैला है। हमने संविधान को क्या किया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है और उससे एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जो कि जीवित दस्तावेज है। भारतीय संविधान की विविधता में एकता, शक्ति का प्रमाण, लोगों की सामूहिक भावना, प्रतीकों को बेहतर करना, अधिक समावेशी बनाना, भविष्योन्मुखी, कठोर और लचीले का समन्वय, ये आशा की किरण है हमारा संविधान। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा वृहद संविधान है। लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण करने वाला ये संविधान है। और इस संविधान के बारे में हम देखेंगे कि हमने किन किन देशों से क्या क्या अपनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। देखिए, कुल 10 देश हैं जो महत्वपूर्ण, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसमें हम 1935 के अधिनियम से ढेर सारे प्रावधान लिए हैं, उनको भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है। तो जैसे जो फेडरल सिस्टम था हमारा, खासकर जो हमारा फेडरल सिस्टम जो कनाडा से हमने लिया है, वह उसकी व्यवस्था जो है हूबहू हमने कहां से उठाई है, 1935 के अधिनियम में। देखिए बहुत सारे 210 आर्टिकल जो है संविधान में सीधे यहां से रख दिए गए और 8 अनुसूचियां यहां पर रख दी गई। क्यों ऐसा किया गया दोस्तों? क्योंकि भारतीय संविधान जो अंग्रेजों ने बनाया था 1935 का अधिनियम, वो भारतीय संविधान के ही रूप में जाना जाता है दोस्तों। उसमें जितनी भी अनुसूचियां हैं, सूचियां हैं, जितने भी हम देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं, वह उनके हम आदी हो चुके थे, उसके हैबिचुअल हो चुके थे, उसके बारे में हम जानते थे, उसके ड्रॉबैक, उसके अच्छाइयां बुराइयां सभी को समझ रहे थे और इसलिए भारतीय जनमानस में आसान हो गया था। इस वजह से हमें 1935 के अधिनियम से कई चीजें लेनी पड़ी, जिसमें फेडरल स्कीम थी, हमारा फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया वहीं से, जुडिशरी हमने ली यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका के कई प्रावधान हमने अमेरिका अन्य देशों से लिए हैं, लेकिन जुडिशरी का जो होलिस्टिक अप्रोच है वो यहीं से लिया हमने। पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया। इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं, जैसे वीमर से हमने, जर्मनी से भी लिया है प्रावधान इमरजेंसी के लिए, लेकिन आपातकाल में मूल अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए वो लिया है, लेकिन इमरजेंसी का मेन प्रोविजन यहां से है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हमने यहीं से लिए हैं, इसीलिए हम, आप इसको हिंदी में भी देख लेंगे, संघीय योजना, यानी कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो कनाडा के मॉडल पे, लेकिन ये यहीं से हमने लिए। राज्यपाल का कार्यालय जो है, कार्यकाल जो है, यहां से हमने लिया कार्यालय। अदालतें यानी कि हमने जो जुडिशरी सिस्टम है अपना यहां से लिया है। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रोविजन जो है, और प्रशासनिक विवरण। दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया। चूंकि हमारा पहला, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे महत्वाकांक्षी और अन्य देशों से संपर्क संबंध रखने वाले और एक बहुत ही इनोवेटिव विचार के थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि हम जो है अंग्रेजों की तरह ही सिस्टम को अगर अपनाएं तो उसमें हमें जो है बहुत कठिनाई नहीं होगी। उनके हम आदी भी हैं और साथ ही साथ ये सिस्टम सफल भी रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि वहां का ब्रिटेन अब गणराज्य नहीं है, लेकिन हमने गणराज्य स्वीकार किया, चुने हुए हमारे शीर्ष के नेता हों, तो ये हमारा उसमें बदलाव था। इसमें दोस्तों हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहां से ली, यानी कि संसदीय सरकार। अब संसदीय सरकार में बाइकैमरलिज्म भी हमने, द्विसदनी व्यवस्था भी यहीं से ली। संसदीय सरकार क्या होती है दोस्तों? जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा जो द्विसदन है वो वहीं से है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां एक सदनीय सरकार भी होती है। दोस्तों रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, जो हमारा आर्टिकल 14, ये डाइसी, जो प्रोफेसर डाइसी थे, उनका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ उन्होंने हमने वहां से प्रोफेसर डाइसी का यह कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया है। साथ ही दोस्तों लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हमारे
विधायी प्रक्रियाएं हैं। विधायी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? दोस्तों, बिल को पेश करना, बिल को लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर उसको अगर असहमति बनती है तो ज्वाइंट सिटिंग हमने अलग से ली है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं कि हम बिल की जो पूरी प्रोसीजर है ना, जो प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया, वो पूरी हमने ब्रिटेन से ली है। साथ ही दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में नागरिकता का एकमात्र आधार है वो भारत का ही नागरिक होगा। राज्यों की अपनी नागरिकता नहीं होगी। अमेरिका की तरह हमने, यूएसए की तरह नागरिकता का प्रावधान नहीं किया है कि राज्यों के लिए अलग प्रावधान हो, अलग नागरिकता हो और केंद्र के लिए अलग नागरिकता हो। तो दोस्तों, हमारा जो है अविनाशी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि हमारा जो राज्य भी हमसे अलग नहीं हो सकते, एकमात्र नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम हमने यहां से लिया। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे आपने देखा था 1961 के अधिनियम में, जो ये कैनिन की जो वो एक खोज थी जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम बांटा गया था, जिसमें हम पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय पद्धति दिया गया था। विभागीय पद्धति के बाद ब्रिटेन में कैबिनेट सिस्टम भी है, जो मंत्रालय को एक अलग पावर देता है। तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने वहीं से लिया है। प्रोग्रेसिव रिट्स जो है, अब विशेषाधिकार रिट हैं जो हमारे 5 हैं, जैसे सर्टियोरारी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है। इस तरीके की जो रिट हैं वो प्रावधान हमने वहीं से लिया है। यानी कि जो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रही हैं वो हमने ब्रिटेन से ली हैं। अब हम यूएसए से बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, पहली बात की हमने मौलिक अधिकार वहां से लिए हैं। मूल अधिकार जो है बिल ऑफ राइट्स से हमने लिए हैं। 1791 के बाद जो है पहला संविधान संशोधन जो है अमेरिका में जब हुआ था, तो उसमें बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी, जिसमें कुल 10 अधिकार थे। उन अधिकारों से हमने मूल अधिकारों को लिया गया है। मूल अधिकार जो है मनुष्य, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही, राज्य के विरुद्ध बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीज वो होते हैं, राइट्स होते हैं जो राज्य को निरंकुश होने से बचाते हैं। साथ ही दोस्तों, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने देखे। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन जो है हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में है, तो उसमें 50 में है। उसमें हमने क्या देखा कि अब यहां से हमारा जुडिशरी अगर सेपरेट, स्वतंत्र नहीं होगी, तो लेजिस्लेचर और कार्यपालिका मिलकर के सरकार जो है चलाएंगे। यानी कि कार्यपालिका जो है उसमें क्या हो जाएगा, उसकी तानाशाही हो जाएगी। इसलिए हमने न्यायपालिका स्वतंत्र रखी। जुडिशियल रिव्यू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी। जुडिशरी के लिए अपने कुछ न्याय लेने में, निर्णय में गलती हो जाती है, तो हम जो है रिट पिटीशन आदि के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस पर रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं, अगर न्यायालय से कोई गलती हो जाती है तो इसको फिर से रिव्यू ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है। इम्पीचमेंट का प्रावधान जो है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाना। यानी कि देखिए, अन्य जगह जो है, जैसे अमेरिका में कई आधार हैं, 2 आधार हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक आधार है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद रखिएगा, वहां पर कदाचार को भी है, मिसकंडक्ट को भी वहां पर काउंट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इम्पीचमेंट, जैसे कि आप देखे थे कि पिछले ट्रंप पर जो है इम्पीचमेंट लगने का बात चल रही थी, वैसे ही हमारे यहाँ है इम्पीचमेंट का प्रावधान। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन, एक कंडीशन होनी चाहिए आपकी, द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो है संविधान की जो है, अगर उल्लंघन करेंगे प्रेसिडेंट, तभी जो है इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जजेस की को पद से हटाना, वही इम्पीचमेंट के आधार पर, जो भी जैसा इम्पीचमेंट की प्रक्रिया टफ है, उसी प्रकार से ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटाना एक टफ प्रक्रिया है, वो भी वहीं से ली गई है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जैसे कि कमला हैरिस है, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वहीं से हमें लिया गया है। वह जो अपर हाउस होता है उसका हेड है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ, और वहां पर जो है आप देखते हैं कि वही सेम पोस्ट जो है यहाँ से ली गई है आपके ब्रिटेन से। तीसरा है दोस्तों, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो पहला तो डीपीएसपी। देखिए, हमारा जो राज्य होगा वो समाजवादी होगा, बहुत बाद में डाला गया। लेकिन वेलफेयर स्टेट के लिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं अपने आर्टिकल, हमारे जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो प्रावधान किए गए हैं, वो हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो दिए गए हैं आयरलैंड से। साथ ही दोस्तों, नॉर्मेटिव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन मेंबर जो है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है, जो कि 12 होते हैं। और इनका आधार क्या होता है दोस्तों, तो शिक्षा, कला जो है आदि से 4 क्षेत्रों से लिए जाते हैं, समाज सेवा आदि से लिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनको, और इनके अलग अलग प्रावधान है। ये हमने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट लिया है राज्यसभा, साथ ही मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वह सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वह रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रोपोर्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है उसके आधार पर ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है। साथ ही दोस्तों हमने कनाडा से क्या क्या लिया है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो जैसे हमने बताया था ना फेडरल सिस्टम, तो हमने लिया है कहां से, आपके 1935 के अधिनियम से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यहाँ से है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि राज्यों के अधिकार कम होते हैं, ठीक है ना। वेस्टिंग ऑफ द रिजिडरी पावर इन द सेंटर, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं दोस्तों, हमारे पास संघ सूची जो होती है, राज्य सूची होती है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके बाद भी कोई ऐसी सूची बन गई जो अवशिष्ट हो जिसको अभी वर्णन नहीं है, वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, वह केंद्र के पास होनी चाहिए। और ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नर्स का जो है अपॉइंटमेंट जो प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, उसका प्रोविजन जो है हमने कनाडा से लिया है। और साथ ही एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार होना, यानी कि हमने 3 क्षेत्राधिकार देखे हैं, मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इन सभी क्षेत्राधिकार के साथ जो है 3 क्षेत्राधिकार भारत में पाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्षेत्राधिकार में हमने जो एडवाइजरी यानी कि सलाहकारी लिया है वो यहीं से लिया है। साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 2 प्रकार की लिस्ट थी, आपकी राज्य सूची, संघ सूची, और उसके बाद जो है समवर्ती सूची जो दोनों के लिए है वो यहां से हमने ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, दोस्तों हमारा जो भाग 13 है, जो भाग 13 है वो क्या कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य और संभोग नहीं संभोग नहीं समागमन बोलते हैं इसको गजबे ट्रांसलेशन इंटरकोर्स का मतलब संभोग भी होता है, लेकिन यहाँ हमारा जो मतलब है आवागमन से, समागमन से, ठीक है ना। तो व्यापार, वाणिज्य इसके समागमन की स्वतंत्रता, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग जो है हमारा आर्टिकल 108 क्या कहता है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बनती है तो प्रेसिडेंट जो है ये ज्वाइंट सिटिंग करा सकता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि जो ये प्रेसिडेंसी उस समय कौन करता है, और किन किन बिल पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जर्मनी से वाइमर का जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वाइमर संविधान इसको बोलते थे, वहां से हमने आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन यहाँ से लिया। देखिए आपातकाल हमने लिया है, इमरजेंसी जो है अब 1935 के अधिनियम से, लेकिन उसमें मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है आर्टिकल 20-21 छोड़ करके सभी अधिकार जो है अपने आप स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति उसकी घोषणा करके उसको निलंबित भी कर सकता है, लेकिन 20-21 को छोड़ करके। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। और साउथ अफ्रीका से हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अब देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो था आर्टिकल 368 जो है वो हमने यहाँ से ली है। और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जो है वह रिप्रेजेंटेटिव वही एकल संक्रमणीय आदि सिद्धांत से होगा, उसमें हमने लिया है। साथ ही दोस्तों रिपब्लिक, जो गणतंत्र शब्द है, देखिए हम जो है हमारा जो सर्वोच्च जो अधिकारी होगा, यानी कि हमारा राष्ट्रपति जो होगा वह जो वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में है, जैसा कि आपके अन्य जगह होता है, जैसे भूटान में है। लेकिन भारत जैसे देश में हम गणतंत्र हैं, फ्रांस है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इसको बोला जाता है। भारत जो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो क्या है, वह रिपब्लिक है, गणतंत्र है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण स्वतंत्र, हम जो है जो प्रियम्बल में हमारी पहली लाइन क्या लिखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हमारा जो होगा स्टेट होगा, स्टेट शुड बी रिपब्लिक, तो ये रिपब्लिक है। और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में 2 चीजें ली गई हैं, तो प्रियम्बल से आप याद कर सकते हैं, गणतंत्र भी प्रियम्बल का पहला ही हिस्सा है। और फिर प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। साथ ही दोस्तों
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। जापान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको बोलते हैं, ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, यानी कि अगर आपके अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी होंगे। वो कर्तव्य आपके 51A में बताए गए हैं, भाग 4 क में, जो कि संविधान में वर्णित हैं, जिसमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए। वही आइडियल्स ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल जो है ये यहाँ से रसिया से लिया गया है, यानी कि हम वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से लगभग रसिया से उठाए हैं। तो ये कंप्लीट जो है जानकारी रही। आगे दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा करके, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपसे मेहनत करा करके चीजों को मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। डीजे लाइव कोड यूज करके हमारे कोर्सेज यूज कर सकते हैं। हमारे जल्दी कोर्सेज एस्से राइटिंग के, पॉलिटी के और इसके हिंदी लेखन के आने वाले हैं, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा RO, PCS और खंड शिक्षा अधिकारी तीनों के लिए होंगे। तो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस 8585858585 पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। इस तरीके की क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों हमारे और भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ लाइव मेंटरशिप है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन से यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की सभी क्लासेस, UPPSC की, UPSSC के सभी कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं। दोस्तों हमारे लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कोड डीजे लाइव कोड जरूर यूज करें, जिसमें कि मैं आपको गाइड करूंगा मेंटोरशिप के साथ। जो है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के सभी पोर्शन, विशेषकर जो है मुख्य परीक्षा के जो राइटिंग वाला पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए।